देखिए दिस इज द लाइन डायग्राम ऑफ एपीआरडीएस सिस्टम। देखिए लाइन डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये आपको इसमें आपका एमएस लाइन है और एक आपका सीआरएस लाइन से स्टीम का टैपिंग लेते हैं। देखिए एमएस लाइन में आपका क्या रहता है, एमएस लाइन जो आपका आता है उसमें एक लाइन आपका आईबीडी में जाता है, एक आपका यहाँ पे मोटराइज, अगर इस टाइप का सिंबल है तो मोटराइज, और ये आपका सिंबल है तो ये मोटराइज वाल्व है, और ये आपका न्यूमेटिक वाल्व है। ठीक है, मोटराइज वाल्व, न्यूमेटिक वाल्व, फिर एक आइसोलेटिंग वाल्व है, इसका एक ब्रांच लाइन भी है, मोटराइज, न्यूमेटिक और आइसोलेटिंग वाल्व है। कोई भी एक साइड से आप, कोई भी एक लाइन से आप इसको चार्जिंग कर सकते हैं। यहां से डीसुपरहीटिंग स्टेशन है आपका, ये डीसुपरहीटिंग स्टेशन, जहां पे स्प्रे लाइन जो आता है, वाटर स्प्रे लाइन फ्रॉम सीपी डिस्चार्ज से, सीपी डिस्चार्ज से स्प्रे लाइन है। इसका भी आपका दो ब्रांच है, कोई एक ब्रांच में आपका सर्विस में रहता है, एक ब्रांच में आपका न्यूमेटिक रहेगा, दूसरे ब्रांच में आपका मोटराइज से कंट्रोल होता है। ये मोटराइज आपका इंचिंग वाल्व होता है। डीसुपरेटिंग स्टेशन क्या है, जनरली आपका एमएस का टेम्परेचर क्या रहता है 540 डिग्री सी के आसपास रहता है। इसको स्प्रे करके जनरली हम लोग टेम्परेचर कितना लाते हैं 340 के आसपास लाते हैं, मेंटेन करते हैं, अगर आप एमएस लाइन से चार्ज करते हैं तो। यहां से ये आपका एनआरवी है, एनआरवी के बाद इसी लाइन में आपका है सीआरएस लाइन भी मिलता है। देखिए सीआरएस लाइन है, सीआरएस लाइन का आपका जनरली टेम्परेचर कितना रहता है 340 डिग्री सी, और प्रेशर आपका 42 केजी के आसपास रहता है, और इसका प्रेशर 170 से 172 केजी प्रेशर रहता है एमएस का। जिसको प्रेशर को रिड्यूस करके, ये जो आपका न्यूमेटिक वाल्व है, इसे रिड्यूस करके इस प्रेशर को जनरली हम लोग 12 से 16 केजी, कहीं कहीं 12 केजी मेंटेन रखते हैं, कहीं कहीं 16 केजी तक मेंटेन करते हैं। टेम्परेचर 340 है, यहां से डीसुपरेटिंग करके हम लोग टेम्परेचर जो फाइनली यहाँ पे लाते हैं 340 डिग्री सी, और प्रेशर आपका यहां से रिड्यूस होता है, इसलिए इसका नाम है प्रेशर रिड्यूसिंग। यहाँ पे आपका प्रेशर रिड्यूस होता है और यहाँ पे आपका टेम्परेचर रिड्यूस होता है, डीसुपरेटिंग होता है। उसी प्रकार सिमिलरली आपका सीआरएस लाइन का प्रेशर जो होता है 42 से 44 केजी होता है, और टेम्परेचर 340 सी के आसपास होता है। तो ये आपका क्या होता है 42 केजी के प्रेशर को, यहाँ भी आपका दो ब्रांच है, एक आपका न्यूमेटिक वाल्व इधर भी है और दूसरे ब्रांच में भी आपका न्यूमेटिक वाल्व होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। जितना आपको जरूरत होता है उतना ही न्यूमेटिक वाल्व ऑपरेट होता है। तो आपका क्या होता है 42 केजी को रिड्यूस करके कितना पे लाता है 12 से 16 केजी प्रेशर लाता है, और टेम्परेचर आपका 340 यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपका 340 के आसपास मेंटेन रहता है। दोनों स्टीम आपस में यहाँ पे मिक्स होता है। तो जहां पे आपका सिंगल यूनिट है, जहां पे किसी भी पावर प्लांट में मान लो एक ही यूनिट है, तो वहां पे तो इंटरकनेक्शन लाइन तो होगा नहीं, दूसरा यूनिट अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे शुरू में हम लोग एमएस लाइन से चार्ज करते हैं। धीरे धीरे आपका जब एचपी बाईपास चार्ज होता है, सीआरएस लाइन का प्रेशर जब इंक्रीज होता है, तो धीरे धीरे इसको क्या कहते हैं एमएस लाइन को शिफ्ट करके हम लोग सीआरएस लाइन में लेके आ जाते हैं, और सीआरएस लाइन से हम लोग लाइन को चार्ज करते हैं। यहाँ पे दोनों लाइन में आपका एनआरबी भी दिया हुआ है। एनआरबी के बाद जब दोनों लाइन आपस में मिक्स होता है, तो मिक्सिंग के बाद आपका एक सेफ्टी वाल्व सेटिंग होता है। टोटल 4 सेफ्टी वाल्व है, कहीं पे 3 सेफ्टी वाल्व रहता है किसी पावर प्लांट में, कहीं कहीं आपका 4 सेफ्टी वाल्व रहता है। इस सेफ्टी वाल्व का जो सेटिंग होता है वो 18 केजी पे हम लोग सेट करते हैं। अगर 18 केजी से जैसे प्रेशर होगा तो सेफ्टी वाल्व आपका पॉप करता है। कहीं कहीं इसका सेफ्टी वाल्व का सेटिंग हम लोग 12 केजी ही कर देते हैं किसी किसी पावर प्लांट में, जहां पे मान लो आपको पीआरडीएस का प्रेशर 11 केजी ही मेंटेन करना है, तो सेफ्टी वाल्व का सेटिंग कर देता है 12 या 12.5 केजी। तो जैसे ही प्रेशर 12.5 केजी से ज्यादा जाएगा तो सेफ्टी वाल्व पॉपअप करके प्रेशर को कंट्रोल करता है। यहां पे आने के बाद देखिए दो लाइन है, ये जो है, ये जो स्टेशन आपको दिख रहा है दिस इज एलटी हेडर कहते हैं, या इसको लो कैपेसिटी पीआरडीएस सिस्टम कहते हैं, लो टेम्परेचर ऑक्सिलरी स्टीम यूनिट हेडर। यहां पे भी आपका डीसुपरेटिंग करते हैं। डीसुपरेटिंग यहाँ पे क्यों करते हैं, क्योंकि आपको इस लाइन का टेम्परेचर कितना है 340, तो 340 तो आपको मेंटेन नहीं करना है लो टेम्परेचर में, वहां पे आपको टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है 240, 260, 280 तक मैक्सिमम। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि यहां भी आपका एक स्प्रे सिस्टम है, तो दो आपका स्प्रे सिस्टम है, एक आपका हाई टेम्परेचर के लिए है एचटी हेडर के लिए, एक आपका ये है आपका एलटी हेडर के लिए डीसुपरेटिंग स्टेशन। यहां से क्या होता है बहुत सारा ब्रांच है, कहां कहां पे जाता है देखिए, फ्यूल ऑयल एटमाइजेशन एंड स्कैप के लिए जाता है, डिएटर पैकिंग के लिए जाता है, और टरबाइन वेट स्टीम वॉश के लिए भी आपका जाता है। यहां पे जब हम लोग एक आपका एसडीवीएफटी फ्लश टैंक में भी आपका जाता है। और ये जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं एचटी हेडर, हाई टेम्परेचर ऑक्सिलरी स्टीम यूनिट हेडर। यहां से आपका जाता है टरबाइन ब्लेंड स्टीम चार्जिंग के लिए,
TDBP रोलिंग करने के लिए एंड ग्लेंट स्टीम के लिए, मिल इनर्टिंग लाइन के लिए जाता है, APS सूट ब्लोइंग के लिए जाता है, और आपका चिलर प्लांट जो होता है इसी प्लांट वेब मशीन में आपका जाता है, और यहां से एक ड्रेन लाइन जाता है HDBFT में। ठीक है, तो ये आपका LT हेडर है, ये आपका HT हेडर है। जहां जहां आपका HT हेडर से कहां का स्टीम जाता है मैंने लिख दिया है, और LT हेडर से आपका स्टीम कहां का यूज होता है वो मैंने आपका लिख दिया है। यहीं से क्या होता है कि दोनों से एक इंटरकनेक्शन लाइन होता है। यहां पे एक मोटराइज वाल्व होता है जिसको मैं आगे अभी बताता हूं। देखिए पीआरटीएस सिस्टम का चार्जिंग हम लोग कैसे करते हैं। मान लिया कि जहां पे आपका इंटरकनेक्शन लाइन नहीं है, जिस पावर प्लांट में एक ही यूनिट है, तो वहां पे आपको पीआरटीएस सिस्टम का इनिशियल स्टीम तो मिलेगा नहीं। जिस पावर प्लांट में मान लीजिए 2 यूनिट है और एक यूनिट आपका नहीं चल रहा है, दूसरा यूनिट अगर रनिंग कंडीशन में है, तो रनिंग यूनिट का पीआरटीएस सिस्टम का इंटरकनेक्शन लाइन से हम लोग जो यूनिट बंद पड़ा हुआ है उसका हम लोग पीआरटीएस सिस्टम को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जहां पे एक ही यूनिट है वहां पे पीआरटीएस सिस्टम को हम लोग कैसे चार्ज करते हैं उसको देखिए। वहां पे क्या होता है, पहले हम लोग एमएस लाइन का जो है मेन स्टॉप वाल्व जो आपका जो बॉयलर में है उसको हम लोग ओपन करते हैं, और एमएस लाइन से क्लाइंट टैपिंग लेके क्या करते हैं हम लोग धीरे धीरे इसको इनिशियल हीटिंग में हम लोग डाल देते हैं। डालने से क्या होता है, ये जो आपका मोटराइज वाल्व है और ये न्यूमेटिक वाल्व है, ये आपका एक्सीलरेटिंग वाल्व होता है। तो ध्यान रखो, देखिए मोटराइज वाल्व, न्यूमेटिक वाल्व एंड आपका एक्सीलरेटिंग वाल्व होता है। हम लोग पहले क्या करते हैं कि पहले इस वाले वाल्व को हम लोग ओपन करते हैं, और एमएस लाइन, चूंकि ये लाइन आपका क्या है ठंडा है, अगर आपका मेन स्टीम से जो टैपिंग लेता है पीआरटीएस के लिए उस लाइन को हम लोग एक आईबीडी से ड्रेन कनेक्टेड रहता है, पहले हम लोग इस लाइन को चार्ज करते हैं। जब देखते हैं हम लोग ये लाइन, इस लाइन में आपका स्टीम निकलना शुरू होता है तो हम लोग इस लाइन को क्लोज कर सकते हैं, या इसको ओपन में रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस मोटराइज वाल्व और इस न्यूमेटिक वाल्व को थोड़ा थोड़ा स्लोली हम लोग ओपन करते हैं, और इस मैनुअल एक्सीलरेटिंग वाल्व जो है इसको हम लोग क्लोज रखते हैं। यहां से जो आपका ड्रेन लाइन है, एक ड्रेन लाइन आपका यहां से भी है मैनुअल एक्सीलरेटिंग वाल्व के पहले से, तो उस ड्रेन लाइन को हम लोग ओपन करते हैं और इसको ब्लो डाउन देते रहते हैं। जनरली आप इसको आप ये जो 21 नंबर वाल्व है और न्यूमेटिक वाल्व जो है 22 है, ASV 21 एंड 22, इस दोनों वाल्व को थोड़ा थोड़ा स्लोली आप ओपन कीजिए। ओपन करके क्या कीजिए, और इस ड्रेन वाल्व को जो आफ्टर न्यूमेटिक एंड बिफोर एक्सीलरेटिंग वाल्व के पहले आपको इसको क्लोज रखना है, और इसको आपको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इसको आप ब्लो डाउन दीजिए। ब्लो डाउन चलिए आप 10 मिनट का दीजिए, 2 से 3 ब्लो डाउन देना है, और 2 ब्लो डाउन के बीच का जो गैप 15 मिनट के आसपास रखिए। जैसे एक बार आपने ब्लो डाउन दिया 10 मिनट के लिए, फिर रुक जाइए, फिर इसका ड्रेन आप बंद कर दीजिए, और फिर क्या कीजिए आप 15 मिनट के बाद फिर से आप ब्लो डाउन आपको ब्लो डाउन दे देना है। तो धीरे धीरे क्या करता है आपका, इससे क्या होगा कि आप इस लाइन का फ्लो बढ़ेगा, जितना फ्लो बढ़ेगा उतना आपका मेन स्टीम का प्रेशर भी इंक्रीज होगा और टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे जब आपका टेम्परेचर एमएस का अगर प्रेशर 10 kg के आसपास आपको मिलना शुरू होता है, जैसे जैसे आपको बॉयलर का फायरिंग बढ़ाते हैं, एसपी वापस चार्ज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका मेन स्टीम का प्रेशर इंक्रीज होना शुरू होता है, और आपको 10 kg के आसपास इसको मेंटेन करना है। 10 kg मेंटेन हो गया तो आपको फिर यहां से इस लाइन को हम लोग ड्रेन और इस सब को हम लोग क्लोज करते हैं, और इस लाइन को भी जो है सीपी तो चलता ही रहता है, तो सीपी से इसको आप लाइन को चार्ज कीजिए और टेम्परेचर को सेट कर दीजिए 340 350। जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये आपका डिस ऑपरेटिंग वाल्व खुल के टेम्परेचर को कंट्रोल कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एमएस लाइन से इसको चार्ज करते हैं, फिर उसके बाद आपका सीआरएस लाइन से स्विच ओवर करते हैं। इनिशियल में हम लोग एमएस लाइन से तो चार्ज कर दिए, एमएस लाइन का प्रेशर 10 kg के आसपास मेंटेन करना है। जैसे आपका एलपी बाईपास चार्ज हो जाता है तो फिर आपको सीआरएस लाइन से लो टेम्परेचर है जो हेडर है उसको आपको चार्ज करना है। चार्ज कैसे करना है कि आपको सीआरएस लाइन का प्रेशर 5 kg के आसपास मेंटेन करना है। यहाँ पे भी आपका मोटराइज न्यूमेटिक वाल्व है, और आपका यहाँ पे क्या है, ड्रेन लाइन है। एक ड्रेन यहाँ पे भी है, एक ड्रेन आपका यहाँ पे है, एक ड्रेन आपका यहाँ पे है। तो आप क्या करना है कि इसका ड्रेन और वेंट को प्रॉपरली आप ओपन लाइन अप कीजिए, और आपको 10-10 मिनट का ब्लो डाउन 2 से 3 बार देना है। ठीक है, स्टीम ट्रैप लाइन को आपको चार्ज रखना है, लाइन अप रखना है, और 15-15 मिनट के गैप में आपको 10-10 मिनट के लिए आपको ब्लो डाउन देते रहना है।
ताकि आपका सीआरएस का प्रेशर 5 kg मेंटेन रहे। ठीक है, और जब आपका प्रेशर मेंटेन हो जाता है, टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, तो फिर इस मैनुअल एक्सलेटिंग वाल्व को आप ओपन कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके स्लोली ओपन करके, और यहां से भी एचडीएफटी में जाता है, स्टीम ड्रेन फ्लश टैंक में भी जाता है। यहां से देखिए, यहां से जब स्टीम निकालना शुरू हो जाता है फिर इसको आप क्लोज कर सकते हैं। ये एनआरबी है, और यहां से आप ये जो मोटराइज वाल्व को ओपन कर दीजिए, आपका एलटी हेडर चार्ज हो जाएगा। तो आपका इस तरह से मेन स्टीम लाइन से आपका एसटी हेडर चार्ज हो गया था, और सीआरएस लाइन से आपका एलटी हेडर चार्ज हो जाता है। धीरे धीरे आपका सीआरएस का प्रेशर इंक्रीज होगा, तो आपका प्रेशर धीरे धीरे आपका क्या है 10 से 12 केजी आप प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। प्रेशर सेट पॉइंट पे आप जो है डाल दीजिए 12 केजी, तो 12 केजी के हिसाब से आपका न्यूमेटिक वाल्व ओपन होके आप इसको प्रेशर मेंटेन करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, इंटरलॉक प्रोटेक्शन क्या है, कि यहाँ पे जो न्यूमेटिक वाल्व है, इस न्यूमेटिक वाल्व का ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। हम लोग जब प्रेशर सेट पॉइंट डालते हैं, और ASB 22 इसका नाम है, जैसे ये 2% से ओपन होगा तभी ये मोटराइज वाल्व ओपन होता है, और जैसे इसका क्लोज होगा लेस देन 2% हुआ तो ये मोटराइज वाल्व ऑटो में क्लोज होता है। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इंटरलॉक प्रोटेक्शन है। जैसे ही न्यूमेटिक वाल्व 2% से ज्यादा जाता है, ज्यादा ओपन होता है, तो ये मोटराइज वाल्व आपका ओपन हो जाता है। फिर लेस देन जैसे ही 2% हुआ, ये मोटराइज वाल्व क्लोज हो जाता है। उसी प्रकार सीआरएस लाइन में भी है, सेम फंडा है कि अगर ये 2% से ज्यादा ओपन हुआ तभी ये ओपन कमांड जाएगा इस पे, नहीं तो ये क्लोज ही रहेगा। टेम्परेचर कंट्रोल करता है ये, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आपका ये न्यूमेटिक वाल्व है, और एलटी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आपका न्यूमेटिक वाल्व है। यहाँ पे हम लोग जैसे सेट डाल दिए, मेन एसटी हेडर का टेम्परेचर कंट्रोल यहां से होता है, और एलटी हेडर का टेम्परेचर कंट्रोल आपका यहां से होता है। एसटी हेडर का मान लीजिए हम लोग सेट पॉइंट डाल दिए 340, तो जैसे 340 जाएगा, न्यूमेटिक वाल्व जैसे ही ओपन हुआ, ये मोटराइज वाल्व ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। इस मैनुअल एक्सलेटिंग वाल्व को लाइनअप कंडीशन में रखना है। ये दोनों वाल्व आप मिलके ही टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। जैसे ही 2% से ज्यादा ये हो जाएगा, ये ओपन कमांड आ जाएगा इसमें। सिमिलरली इसका भी एलटी टेम्परेचर को ये दोनों मिलके ही कंट्रोल करता है। न्यूमेटिक वाल्व आपका मैनुअल एक्सलेटिंग वाल्व को ओपन लाइनअप कंडीशन रखना है, और यहां से जैसे इसका टेम्परेचर मान लीजिए हम लोग सेट कर दिए 260, जैसे ही 260 के आसपास गया, ये न्यूमेटिक में कमांड जाएगा और मोटराइज वाल्व ओपन हो जाएगा। जैसे इसका 2% ओपन हुआ, मोटराइज वाल्व ओपन हो जाता है। तो इस प्रकार से टेम्परेचर और प्रेशर को कंट्रोल करता है। देखिए फ्रेंड, ये आपका इंटर कनेक्शन लाइन है। थोड़ा इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं कि इंटर कनेक्शन लाइन से पीआरएस सिस्टम को चार्ज कैसे करते हैं। डेली जितना यूनिट है, सब यूनिट का अपना एचटी ऑक्सिलरी स्टीम यूनिट हेडर होता है, और एक आपका एलटी ऑक्सिलरी स्टीम यूनिट हेडर होता है। एचटी हेडर से आपका एक एचटी ऑक्सिलरी स्टीम स्टेशन हेडर होता है, और एक एलटी ऑक्सिलरी स्टीम स्टेशन हेडर होता है। देखिए, ये स्टेशन हेडर से आपका अगर 2 यूनिट है तो दोनों यूनिट आपस में कनेक्टेड होता है। तो मान लीजिए कि आपका यूनिट 1 ट्रिप कंडीशन में है, और उसके एपीआरएस सिस्टम को आपको चार्ज करना है, और यूनिट 2 मान लीजिए आपका रनिंग कंडीशन में है। तो उसके पीआरडीएस सिस्टम से कैसे हम लोग को यूनिट 1 का पीआरडीएस सिस्टम को चार्ज करना है, तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, ये आपका यहाँ पे जो लाइन दिख रहा होगा, ये फ्रॉम यूनिट 2 एचटी हेडर से। जैसे आपका यूनिट 1 का एचटी हेडर है यहाँ पे यूनिट हेडर, उसी प्रकार यूनिट 2 का भी अपना पीआरडीएस सिस्टम होगा, उसमें भी आपका एचटी यूनिट हेडर होगा और एक आपका एलटी यूनिट हेडर होगा। तो यहां से इंटर कनेक्शन लाइन आता है, और इस इंटर कनेक्शन लाइन में एक आपका मोटराइज वाल्व होता है। इस मोटराइज वाल्व को क्या करना है, आपको क्रैक ओपन करना है। एकदम इंचिंग वाल्व होता है, क्रैक ओपन करना है। क्रैक ओपन करके, और बीच में आपका मैनुअल एक्सलेटिंग वाल्व को इसको आपको ओपन करना है, फुल ओपन। ठीक है, आपको यहां से कंट्रोल करना है। तो यहां से क्या करना है, आपको स्लोली आपको हीटिंग करना है, इसको धीरे धीरे क्रैक ओपन करना है, और इसको क्रैक ओपन करना है। और यहां से देखिए, ये स्टीम यहां से आएगा, ये तो आपका क्लोज है, ये आपका मैनुअल एक्सलेटिंग वाल्व आपका ओपन कंडीशन है। यहां से आप क्या कीजिए, इसका ड्रेन को आप खोल दीजिए। ड्रेन खोलने से क्या होता है कि टेम्परेचर आपको आसानी से मिलेगा, और इस लाइन में जो भी आपका वाटर लाइन है, क्योंकि ये लाइन तो आपका कोल्ड है, यहां से जो स्टीम लाइन आ रहा है, हो सकता है कुछ स्टीम लाइन कंडेंस हो जाए,
तो आपका जो ड्रेन वाल्व है उसको आपको ओपन करना है, जो स्टीम ट्रैप लाइन जो होता है उसको आपको सर्विस में दे देना है। यहां से क्या करना है, ये स्टीम यहां से आएगा, ये आगे तो जाएगा नहीं क्योंकि ये आपका वाल्व क्लोज है, तो यहां से ये ऊपर की ओर जाएगा, इस लाइन में यूनिट 1 की ओर जाएगा। मान लीजिए आपका यूनिट 1 का है, यूनिट 1 का इसको भी आपको क्रैक ओपन करना है, दोनों को आपको क्रैक ओपन रखना है, ठीक है। क्रैक ओपन करके स्लोली हीटिंग में डालना है। यहां से जो स्टीम यूनिट 2 से स्टीम आएगा, ऐसे करके स्टीम आएगा, यहां से आता हुआ कुछ ड्रेन से निकलेगा, कुछ आपका यहां से इस हेडर एसटी हेडर पे स्टीम पहुंचना शुरू हो जाएगा। स्लोली क्रैक ओपनिंग क्यों करते हैं, ताकि आपका हैमरिंग ना हो। अगर आप इसको पूरा ओपन कर दें तो हैमरिंग होने का चांस बढ़ जाता है। तो स्टीम हैमरिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग स्लोली क्रैक ओपन करते हैं और प्रॉपर वेंटिंग और ड्रेनिंग करते हैं, ताकि वाटर ना रहे, क्योंकि यहां से तो स्टीम होना चाहिए। और ये आपका एसटी हेडर से स्टीम कहां जा रहा है, टरबाइन ग्लैंड सीलिंग करने के लिए, टीडीएपी रोलिंग करने के लिए, उसका ग्लैंड स्टीम के लिए, तो वहां तो वाटर को चाहिए नहीं। तो प्रॉपर आपको ड्रेनिंग करना है। धीरे धीरे क्या करना है, टेम्परेचर जो राइज कीजिए, यहां पे जो आप देखिएगा कि टेम्परेचर एंड प्रेशर का जो रेट ऑफ राइज हो वो स्लो होना चाहिए, मतलब प्रॉपर हीटिंग करते हुए और स्लोली चार्ज करना है, ताकि आपका टेम्परेचर जो राइज हो, प्रेशर राइज हो, वो स्लो राइज होना चाहिए। धीरे धीरे क्या कीजिए, इसको और क्रैक ओपन कर सकते हैं, धीरे धीरे इसको भी आप क्रैक ओपन कर सकते हैं। क्रैक ओपन करते करते आप इसको टेम्परेचर एंड प्रेशर को मेंटेन करके धीरे धीरे आपको हैमरिंग से बचाना है, उसको धीरे धीरे करके आप इसको यूनिट 1 का स्टीम यूनिट हेडर को आप चार्ज कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपका रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मिल जाता है तो इंटरकनेक्शन वाल्व को आप फुल्ली ओपन कर दीजिए, ठीक है। इसको भी आप ओपन कर दीजिए, इसको भी आप फुल्ली ओपन कर दीजिए, तो पूरा आपका लाइन थ्रू हो जाएगा। सिमिलरली फ्रेंड्स, स्टीम यूनिट हेडर को आपको चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए देखिए फ्रॉम यूनिट 2 एलटी हेडर, यूनिट 2 में भी आपका एलटी हेडर है, यहां से भी आप क्या कीजिए, इसको स्लोली आपको चार्ज करना है, इसको क्रैक ओपन कीजिए और इस वाल्व को भी आपको क्रैक ओपन कीजिए। तो यहां से जो स्टीम है वो आपको इस स्टार्टिंग वाल्व को ओपन कर देना है, और ये सारा स्टार्टिंग जो टैपिंग लाइन है सबको क्लोज रखना है, ठीक है। यहां से करके आपको ये स्टीम यहां पे पहुंच के और एलटी स्टेशन यूनिट हेडर को आपको चार्ज कर देगा स्लोली। आपको धीरे धीरे, इसको भी मोटराइज वाल्व है, ये भी आपका मोटराइज वाल्व है, तो धीरे धीरे इसको ओपन करके और प्रॉपर ड्रेनिंग करके टेम्परेचर और प्रेशर को आपको रेट ऑफ राइज को भी ध्यान में रखना है। तो धीरे धीरे इसको आप थोड़ा सा इंचिंग वाल्व होता है, इसको थोड़ा थोड़ा ओपन करके टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन कीजिए, फिर आप एक साइड का आप इसको फुल्ली ओपन कर दीजिए इंटरकनेक्शन वाल्व को। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, यूनिट 2 का अगर आपका चार्ज था तो इंटरकनेक्शन लाइन से आप यूनिट 1 का भी एचटी हेडर और एलटी हेडर को आप चार्ज आसानी से कर। फ्रेंड, यहां पे आपने देखा कि किस प्रकार से इंटरकनेक्शन लाइन का यूज करके एक यूनिट से दूसरे यूनिट का हम लोग पीआरडीएस सिस्टम को चार्ज करते हैं। अगर आपका इंटरकनेक्शन लाइन नहीं है, एक ही यूनिट है, तो फिर आपका वही फंडा है, एमएस लाइन को पहले चार्ज कीजिए, फिर एमएस लाइन के बाद एमएस लाइन से आपको एसटी हेडर को चार्ज करना है, फिर सीआरएस लाइन से एलटी हेडर को आपको चार्ज करना है, फिर वहां पे आपको 10 केजी प्रेशर मेंटेन करना है, और सीआरएस लाइन से 5 केजी मेंटेन करके प्रॉपर वेंटिंग ड्रेनिंग करके धीरे धीरे आपको उसको हीटिंग करके टेम्परेचर को मेंटेन लाना है। और स्टीम ट्रैप लाइन को आपको सर्विस में आपको रखना है। अगर आपका प्रॉपर टेम्परेचर प्रेशर आ जाता है तो ड्रेन लाइन को आप क्लोज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि पीआरडीएस सिस्टम क्या है, पीआरडीएस सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है, पीआरडीएस सिस्टम का हम लोग यूज कहां करते हैं, इसका क्या क्या कंपोनेंट्स है, इसमें एसटी हेडर का क्या काम है, एलटी हेडर का क्या काम है, इसका लाइन डायग्राम आपने देखा। फिर हम पीआरडीएस सिस्टम का चार्जिंग कैसे करते हैं, अगर आपके पास इंटरकनेक्शन दूसरा यूनिट अवेलेबल नहीं है तो फिर एमएस लाइन से कैसे चार्ज करते हैं, फिर सीआरएस लाइन से कैसे चार्ज करते हैं, इंटरकनेक्शन लाइन का यूज करके एक यूनिट से दूसरे यूनिट का पीआरडीएस सिस्टम कैसे चार्ज करते हैं। तो सारा डिटेल आपने इस वीडियो में आपने देखा। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके मैं आपका रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।